दोस्तों, आज की कहानी है थप्पड़। प्रेमशीला अपनी कमर में दवाई लगा रही थी कि तभी उसकी सासू माँ गुलाबी देवी दनाते हुए उसके कमरे में घुस गई और गुस्से में कहने लगी, बहू, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? यहाँ रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो प्रेमशीला दर्द से कहते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बर्तन मैं बाद में धुल लूंगी। तभी गुलाबी देवी चटाक से बहू की गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तेरी कमर में दर्द है तो क्या मैं तुझे सर पर उठाकर घूमने लग जाऊं? यह तुम्हारा मायका नहीं है कि मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगी। चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन मांज, उसके बाद मेरे पैर दबाने के लिए मेरे कमरे में आ जाना, या नहीं कि बूढ़ी सास की थोड़ी सेवा कर लूं। सास की बात को इनकार करने की तेरे में हिम्मत भी कैसे हुई? प्रेमशीला उस थप्पड़ से सन्न सी रह गई थी। उसे तो लगा था कि वह सास को अपनी समस्या बताएगी तो उसकी सास उसे आराम करने के लिए कह देंगी, लेकिन यहाँ पर तो छोटी सी बात के लिए उसकी सास नाराज हो गई। तभी गुलाबी देवी जी की एक सहेली घर पर आ गई तो वह कहने लगी, अरे गुलाबी बहन, बाजार में एक नई साड़ी की दुकान खुली है और वहाँ पर बहुत बढ़िया सेल लगी है। मैं तो जा रही हूँ, चलो तुम्हें भी साड़ी खरीदनी है तो मेरे साथ चलो। अपनी सहेली की बात सुनकर गुलाबी जी खुश हो गई और वह अपनी बहू को घूरते हुए बोली, जब तक मैं वापस आऊं तब तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? तुम सो मत जाना महारानी जी। इतना कहकर वापस और रुपए लेकर अपनी सहेली के साथ घर से निकल गई। सास के घर से जाते ही प्रेमशीला अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में जब उसकी कमर दर्द में थोड़ा आराम हो गया तो वह जल्दी से उठकर रसोई में गई और उसने फटाफट से सारे काम निपटाना शुरू कर दिए और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी शादी से पहले यही सास इतनी मीठी मीठी बातें किया करती थी, लेकिन अब वह मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों कर रही हैं? क्या मैं बहू नहीं, कोई मशीन हूँ? मैं भी काम करती हूँ। इसके बारे में मुझे आज जगदीश जी से बात करनी ही होगी। शाम को जब जगदीश घर आए तब प्रेमशीला ने उनसे सारी बात बताते हुए कहा, देखो जगदीश, अगर माँ जी को मुझसे कुछ कहना ही तो था तो मुझसे कह देती। मुझ पर हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैं कोई खिलौना हूँ जो चुपचाप चाबी देने से दिन भर चलती रहूँगी? क्या मुझे इस घर में आराम करने का अधिकार भी नहीं है? तभी प्रेमशीला की बात सुनकर जगदीश भी उस पर नाराज हो गया और कहने लगा, तुम्हें ससुराल में आए हुए अभी ढंग से 2 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। अरे मैं उस लड़कों में से नहीं हूँ जो बीबी की बातों में आकर अपनी माँ को 4 बातें सुना दूँ। तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी माँ को खुश रखना ही होगा, वरना मैं भी तुम्हें कोई खुशी देने वाला नहीं। इतना कहकर गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। जगदीश की बात सुनकर प्रेमशीला बहुत दुखी हो गई, क्योंकि ससुराल में ना तो सास उसकी थी और ना ही उसका पति। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दूसरे दिन प्रेमशीला खाना बना रही थी, तभी गुलाबी जी ने कहा, बहू, खाना बनाने के बाद मेरे लिए नींबू पानी बना करके ले आना। यह कहकर गुलाबी जी अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर पसर कर अपनी बेटी को फ़ोन लगाया और उसे कहने लगी कि बेटी, तुझे ज़्यादा दिनों तक
सास ससुर के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार तेरी सास तेरे मीठे व्यवहार से पिघल जाए, फिर तेरे ससुर जी सारी संपत्ति तुम दो लोगों के नाम कर देंगे। उसके बाद सास और ससुर से छुटकारा पाने का फार्मूला मैं बताऊंगी। फिर देखना, तू आराम से अपनी जिंदगी जिएगी। तुझे पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तुझे सास ससुर की देखभाल से भी छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा मम्मी, आप यह बताओ, वहाँ क्या चल रहा है? भाभी तुमसे डरती है कि नहीं? अरे यहाँ पर तो मैं अपनी ज़िंदगी सेट करने में लगी हुई हूँ। मैं यह पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा है। वह जरा सी भी गलती करती तो उसे दो थप्पड़ लगाकर सीधा कर देती हूँ। और यहाँ तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरा बेटा केवल मेरी बात सुनता है और सिर्फ मेरी ही बातों में विश्वास करता है। तेरी भाभी लाख सर पटक कर रह जाए, लेकिन तेरा भाई कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसका फायदा मुझे होता है, क्योंकि मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ बहू को मजा चखा सकती हूँ। उसका पति भी उसका साथ कहाँ देता है। कितना भी कर ले, यह कहकर दोनों माँ बेटी खिलखिला कर हंस पड़ी। तभी प्रेमशीला उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जो नींबू पानी लेकर आई थी। लेकिन उसने अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसने गुस्से में कहा, मम्मी जी, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतने सारे फार्मूले तो हैं। फिर मम्मी जी, सिर्फ ननद जी को ही नहीं, मुझे भी सास से छुटकारा पाने का फार्मूला बताइए ना। प्रेमशीला की बात सुनकर गुलाबी जी गुस्से में आग बबूला हो उठी और चिल्लाते हुए कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? अरे मेरे ही घर में खड़ी होकर तुम मुझसे ही छुटकारा पाने की बात कर रही है। गुलाबी जी की बात सुनते ही प्रेमशीला गुस्से में बोली, क्यों मम्मी, क्यों नहीं? मम्मी जी, अगर आपकी बेटी अपने सास ससुर के घर में रहते हुए उनसे छुटकारा पाने के बारे में सोच सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं, क्यों सोच सकती हूँ? जबकि आपकी बेटी के ससुर तो सी कितने सीधे और सरल हैं। वह तो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार से रखते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं। और आपकी बेटी आए दिन उन्हें कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपने मेरा जीना हराम कर रखा है। तो फिर मैं आपसे छुटकारा पाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? हाँ, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, लेकिन अब मैं खुद का साथ दे सकती हूँ। इतना कहकर प्रेमशीला गुस्से में वहाँ से चली गई। अब गुलाबी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि बहू ने ऐसा क्यों कहा। आखिर वह अपना साथ कैसे देखिए, क्योंकि बेटा जगदीश तो अपनी पत्नी की बातों में आएगा नहीं। फिर यहाँ ऐसे क्यों बोलकर गई? मुझे क्या करना, मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। शाम को जगदीश ऑफिस से आएगा तो इसकी शिकायतें परोस दूंगी और मेरे मगरमच्छ के आंसू देखकर वह पल भर में पिघल जाएगा। उसके बाद वह अपनी पत्नी की अच्छे से खबर लेगा। यह सोचकर धीरे धीरे वह अपने मन को मजबूत बनाने लगी और इस तरह की योजना बनाने लगी थी, बेटे को क्या क्या बहू के खिलाफ भड़काना है। यह बेटे की नज़रों में बहू को बदतमीज, गुस्सैल और झगड़ालू साबित कर देना चाहती थी। शाम को जगदीश जैसे आया तो गुलाबी जी ने देखा कि उसका मूड बहुत खराब था। तो गुलाबी जी खुश हो गई, क्योंकि जगदीश का जब भी खराब मूड में रहता है तब गुलाबी जी उसे बहू के खिलाफ भड़का देती थी। तो जगदीश अपनी पत्नी पर बहुत भड़क जाता था और 3-4 दिनों तक पत्नी से बात तक नहीं करता था। ऐसे में जब
प्रेमशीला उसे मनाने की कोशिश करती थी। तब गुलाबी जी को बड़ा मज़ा आता था। उसने जल्दी से रसोई में जाकर बेटे के लिए अदरक वाली चाय बनाई और फिर उदास चेहरा लिए बेटे के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि देख बेटा, आजकल तेरी पत्नी कुछ ज़्यादा ही बदतमीज होती जा रही है। वह तो आज खुलेआम मेरे मुंह पर आकर बोल रही थी कि उसे मुझसे छुटकारा पाना है। जब तुम लोग जवान हो गए हो तो क्या अपनी बूढ़ी माँ को पूछोगे ही नहीं? ठीक है बेटा, तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ही लूँगी। तुम एक काम करो बेटा, मुझे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो, तो वहाँ मैं सुकून से अपने जीवन की आखिरी दिन काट लूँगी। वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने यह अगर तुम्हारे नाम कर दिया था तो मैं मजबूर विधवा औरत अब जाऊंगी कहाँ? बहू तो मुझे घर से निकाल देना चाहती है। इतना कहकर वह इतने अपने नकली आंसू बहाने लगी। अपनी माँ की बात सुनकर जगदीश ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है माँ, तुम्हारी बात भी सही है। तुमने भी अपनी जिंदगी जी ही ली है, तो हमें भी अब चैन से जीने दो। यह रोज रोज के किचकिच अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं आपको वृद्धा आश्रम छोड़ दूंगा। आप भी सुकून से रहना और मैं भी थोड़ा आराम से रह लूँगा। इतना कहकर वह अपना बैग उठाकर तेजी से अपने कमरे में चला गया। अपने बेटी को इस तरह का व्यवहार देखकर गुलाबी देवी जी को तो समझ में ही नहीं आया कि जगदीश ने यह क्या कह दिया। उसने तो सोचा था कि यह सब सुनकर जगदीश गुस्से से भड़क जाएगा और अपनी पत्नी को दो चार बातें सुना देगा। फिर जब बहू आंसू बहाएगी तो उन आंसुओं का मजा लेंगे। लेकिन आज तो जगदीश ने पासा ही पलट कर रख दिया था। अब तो वही बोलता है। मुझे शर्म सी आ रही थी। उन्होंने सोचा था कि जब वह घर छोड़कर जाने की बात करेगी तो जगदीश अपनी पत्नी को डांटेगा, लेकिन अब उन्हें जगदीश से कोई बात करने का मतलब ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही सामने से मुंह खोलकर वृद्धाश्रम जाने की बात की थी और जगदीश ने भी उनकी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। यह बात उन्हें कुछ हजम नहीं हो रही थी। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उनकी बहू प्रेमशीला भी आराम से रसोई में खाना बना रही थी। घर में शांति छाई हुई थी, लेकिन यह शांति उन्हें किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। रात को डिनर के समय गुलाबी जी ने सोचा कि मैं खाना खाने नहीं आऊँगी, तब जगदीश जरूर मेरे पास आएगा और मेरी नाराज़गी का कारण पूछेगा। हो सकता है वह ऑफिस से जला हुआ आया था, तो इसलिए उसने मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की बात कह दी होगी। यह सोचकर वह देर रात तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। फिर जगदीश उन्हें बुलाने के लिए नहीं आया तो गुलाबी जी घबरा गई कि कहीं सच में वृद्धाश्रम भेज देगा। तभी उन्होंने कमरे से बाहर जाकर देखा तो बेटा बहू दोनों एक साथ ही बैठकर एक थाली में खाना खा रहे थे। आज यह परिवर्तन कैसे हो गया, गुलाबी जी को समझ में नहीं आ रहा था। वह इसी उधेड़ बुन में डूबी हुई थी। यह सब घर में क्या चल रहा है,
कि उसकी तभी उनकी बहू प्रेमशीला वहाँ आई और चुपचाप खाने की थाली उनके सामने रखकर वापस कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के समय गुलाबी जी अपने बेटे जगदीश के पास आकर बैठ गई और उससे कहने लगी, बेटा क्या बात है, तू मुझसे बातें नहीं कर रहा है? मैंने एक बार कल तुमसे वृद्धा आश्रम जाने की बात कह दी, तुम तो एक बार भी मैं ही तैयार हो गया। क्या तू भी अपनी माँ से परेशान हो गया है? तुमसे तो मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी बेटा। तभी अपनी माँ की बात सुनकर जगदीश ने व्यंग से कहा कि माँ तुम ही तो कह रही थी कि मुझे वृद्धा आश्रम जाना है, तो अगर मैं तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हें परेशानी क्यों हो गई? मैं तुम्हारी हर इच्छा का हमेशा सम्मान रखा है, तो फिर तुम्हारी यह इच्छा भी कैसे टाल सकता हूँ? अपने बेटे की बात सुनकर गुलाबी जी ने कहा, वह तो कल मैं नाराजगी में कह दिया था, तो क्या सचमुच तू मुझे वृद्धा आश्रम भेज देगा? क्या अब तेरे लिए मैं तेरी पत्नी की सब कुछ है? तभी जगदीश ने कहा, माँ मेरे लिए मेरी पत्नी भी मेरी है और तुम भी मेरी हो, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी भी तुम्हें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश नहीं की, मगर तुमने हमेशा मेरी पत्नी को रुलाया है और यह बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलेगा? अरे कल तुम दीदी को प्रेमशीला ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी, उसके बाद तुम दोनों सास बहू के बीच हुई बातों भी मुझे उसने रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे तो तुम्हारी इस सोच पर शर्म आ रही है। माँ बाबूजी ने यह घर मेरे नाम कर दिया था, लेकिन तुम जब तक चाहो तुम इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं इतना नालायक बेटा नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। यह कहकर जगदीश वहाँ से उठकर चला गया। अपने बेटे की बात सुनकर गुलाबी जी के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बेटे को इस तरह उनकी सच्चाई पता चल जाएगी। उन्हें तो बहुत भरोसा था कि वह चाहे कितना भी गलत करे, बेटा हमेशा उनकी ही बात सुनेगा। लेकिन आज प्रेमशीला ने अपनी सूझबूझ से अपने पति के सामने सबूत पेश करके उनकी असलियत को सामने ला दिया था। प्रेमशीला कभी नहीं चाहती थी कि वह अपने सास को इस तरह अकेला छोड़कर जाए, इसलिए उसने जगदीश को समझाया कि देखो, मैं बस इतना ही चाहती थी कि इस घर में मेरे साथ कुछ गलत ना हो, और मेरे साथ गलत हुई सारी बातें जब मैं तुम्हारे सामने बताती थी तो तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें यह वीडियो बनाकर दिखाई थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मम्मी जी को अकेला छोड़ देना चाहती हूँ। मैं इसी घर में मम्मी जी के साथ ही रहूँगी, उनकी देखभाल भी करूँगी, लेकिन भावात्मक रिश्ता नहीं बना पाऊँगी। यह गलत है, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ है, आखिर उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हमें भी उनके बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहिए। मुझे तो बस इतना चाहिए था कि माताजी हर वक्त मुझे ताना ना दे और वह तुम्हें मेरे खिलाफ ना भड़काए, तो तुम भी उनकी बातों पर यकीन ना करो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सारा घर संभालती ही हूँ और बाहर कहीं रहूँगी तो भी सारा काम करना ही पड़ेगा। तो एक सास को खाना बनाकर खिलाने से मुझे
कोई परेशानी नहीं, बस मुझे इस घर में सुकून चाहिए, तुमसे ढेर सारा प्यार चाहिए और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी चाहिए। तभी जगदीश अपनी पत्नी की समझदारी देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी कितनी सरल स्वभाव की है। उधर गुलाबी जी शर्म के मारे अपनी बेटी से नज़र नहीं मिला पा रही थी। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि शुरुआत में अगर मैं अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते को कड़वा ना किया होता तो आज इस घर का माहौल कुछ और ही होता। अब वह बेटे और बहू के साथ रहकर भी हमेशा के लिए कटी हुई सी रह गई थी, क्योंकि जगदीश की नज़रों में भी अब अपनी माँ के लिए कोई सम्मान नहीं था। दोस्तों, झूठ फरेब आखिर कब तक ही चलता है? सच आखिर सामने एक ना एक दिन आ ही जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।